हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग जो बचा हुआ कैपेसिटेंस का पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए करंट के बारे में अगर देखें कि कैपेसिटेंस में करंट क्या होगा, है ना। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ देख चुके थे। अगर करंट कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है Q इक्वल टू CV। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? Q इक्वल टू CV। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? Q ऑफ T, और C को मैं क्या लेता हूं? कांस्टेंट ले लेता हूं कि टाइम के साथ वेरी नहीं करता है ना। C को क्या ले लिया मैंने कि टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, तो C को कांस्टेंट, और V वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा। तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में क्या हम इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? Q ऑफ T इक्वल टू C V ऑफ T। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर देता हूं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये dQ बाय dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? dV ऑफ T बाय dt। और dQ बाई dt ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? करंट होता है। क्या होता है? करंट। I ऑफ t इक्वल टू C dV ऑफ t बाई dt। समझ गए? तो अब आपके सामने एक नया फॉर्मूला है जिसको बार बार यूज करने वाले हम लोग कि कैपेसिटेंस के अंदर करंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप क्या बोलेंगे? I ऑफ t इक्वल टू C dV ऑफ t बाय dt। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपका जो कैपेसिटेंस है, देखिए कई बार है ना हम लोग आगे इतना ज्यादा निकल जाते हैं कि कई बार I इक्वल टू C dV बाई dt, I इक्वल टू C dV बाई dt हर जगह इस तरीके से रट जाते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि एक फॉर्मूला कब वैलिड है कब इनवैलिड है। तो ये चीज का ध्यान रखना, खासकर बार को रिजर्व जैसे इंटरव्यू में। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका जो कैपेसिटेंस है, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो? आपका टाइम इनवेरिएंट हो। टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वेरी नहीं हो, है ना। याद है ना सच्चे दोस्त वाली कहानी बताई थी? सच्चा दोस्त कौन? जो टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट? टाइम इनवेरिएंट हो, जो टाइम के साथ बदले नहीं। और टाइम के साथ जो बदल रहा है वो फिर सच्चा दोस्त कहेगा, है ना। चलिए, तो ये रहा आपका करंट का डेफिनेशन। अब आप बोलोगे सर अगर टाइम वेरिएंट होगा, टाइम वेरिएंट होगा अगर, तो आपका ये जो फॉर्मूला ये चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो लिख देते हैं हम लोग। तो यहां पर I ऑफ t इक्वल टू, सपोज करो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये भी अगर आपका क्या है, अगर वेरिंग क्वांटिटी है, C भी वेरिंग क्वांटिटी है, तो हम ये लिख सकते हैं C dV बाय dt। एक बार हम लोगों ने इसको कर दिया प्लस, सॉरी पूरा अच्छे से लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, C ऑफ t dV ऑफ t बाई dt प्लस, एक बार बाहर इसको रखेंगे, और C ऑफ t बाय dt। बट आपके यूजी लेवल पे या अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम में ये सब चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो फॉर्मूला है ये आपको यूज कम ही देखने को मिलता है। इस वजह से सभी लोगों को कौन सा फॉर्मूला याद रहता है? ये फॉर्मूला रहता है I इक्वल टू C dV बाई dt। बट यहां पर जो C है वो क्या होना चाहिए? टाइम, इट शुड बी टाइम इनवेरिएंट। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपके यूजी वगैरह में जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली हम लोग टाइम इनवेरिएंट पे ही काम करेंगे। बट इंटरव्यू वगैरह में तो ये नहीं बोल सकते ना कि सर ये हमारा यूजी सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ बॉक्स आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। वहां पे जो क्वेश्चन जो भी पूछा आपको आंसर देना है, नहीं आए तो सॉरी बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ठीक है, तो वहां आप कहीं ना कहीं आपके पास शब्द कुछ ना कुछ रहे बोलने के लिए, इस वजह से मैंने बता दिया है। चलिए, तो ये टाइम वेरिएंट का फॉर्मूला और टाइम इनवेरिएंट का, और हमारे पूरे इंजीनियरिंग में या गेट के सिलेबस में टाइम इनवेरिएंट में ही चलेंगे। तो ये रटने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू कॉल आएगा ना, रिटन एग्जाम निकलेगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, तो यही सारे नोट्स पलटाओगे उस टाइम पर कि सर ने कहां कहां पे क्या क्या चीज बताई है। ठीक है, अब उस टाइम पे ऐसा नहीं करोगे कि चलो एक कोर्स और ज्वाइन कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए क्या पूछेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। गेट वगैरह के इंटरव्यूज के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ESC वगैरह या PSC जैसे एग्जाम्स होते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा गाइडेंस इसलिए जरूरी होता है कि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है इंटरव्यू की, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहाँ पे क्या भरना है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइम पे आपको जरूरत है। बाकी जो गेट एग्जामिनेशन के बाद जो इंटरव्यू होंगे उसमें जो टेक्निकल की तैयारी अलग से नहीं होगी, है ना। टेक्निकल की तैयारी आपने जो अभी साथ में पढ़ाई कर रहे हो रिटन टेस्ट के लिए, उसी के दौरान ही हो जाएगी। उन्हीं नोट्स को वापस थोड़ा बहुत खोल के देखना है आपको, इंटरव्यू में हल्का फुल्का चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये खोद खोद के जो चीजें पूछी जाती है अच्छे इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया।
अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक होता है, ये भी इंटरव्यू के हिसाब से आप समझ लीजिए, स्टूडेंट के डाउट भी होते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछते हैं कि जो कैपेसिटी, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, मतलब ये ओवरऑल को हम लोग दो प्लेट है उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन को, हाँ, इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो करंट है उस करंट को बोलते क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर जाने वाला जो करंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन करंट बोलते हैं। और इस कैपेसिटर के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक बोले या फिर आगे चल के इंसुलेटर एक नाम आएगा, इंसुलेटर पावर सिस्टम में इंसुलेटर, इनके अंदर जो जाने वाला करंट है उस करंट को बोलते हैं, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और जो कंडक्टर के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और आती है, कन्वेक्शनल करंट, है ना, वो काय में होता है? वैक्यूम ट्यूब्स या फिर गैसियस ट्यूब्स जो होती है, वैक्यूम ट्यूब में जो करंट फ्लो करता है उसका जो नेचर है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, करंट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, और वैक्यूम ट्यूब्स या गैसियस ट्यूब जो भी होती है उसमें क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट होता है, और कंडक्टर के अंदर कंडक्शन करंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि करंट का नेचर क्या है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस में दो प्लेट्स के बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। तो उस मीडियम में जो आपका करंट फ्लो करता है उसका नेचर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह क्या है? तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं उनको मैं बोलूंगा इंसुलेटर वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले उनको मेजरमेंट में पढ़ाया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है उनको ईडीसी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भरपूर जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम का होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि उनका ईडीसी जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा जाता है, तो वहां पर बार बार ये टर्म आएगा। इस वजह से सर भी वहां पर डिटेल में डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे काम का नहीं है, अभी नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटर है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, उसका नेचर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आया? तो इसलिए मैं बताते जा रहा हूं कौन से सब्जेक्ट का कहां यूटिलिटी होगा, पूरे सब्जेक्ट को यहां नहीं बताऊंगा। पता चले मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां डिटेल में डिस्कशन करते रह गया, 2 घंटे वही चल रहा है, नेटवर्क थ्योरी अलग साइड में रख दिया, कुछ और ही पढ़ा रहे, ऐसा नहीं करूंगा। नेटवर्क थ्योरी मैं बहुत ही सीधे स्ट्रेट वे में पढ़ाऊंगा, जो भी नेटवर्क थ्योरी के लिए जरूरी चीजें वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हो गई बात करंट की, अब जल्दी से कर लेते हैं वोल्टेज की बात, ठीक है। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वोल्टेज की, ठीक है, वोल्टेज की। अब वोल्टेज में अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने I = C dV/dt। तो इसी फॉर्मूले से अब हम लोग क्या निकाल देते हैं? वोल्टेज निकाल देते हैं। तो ये V क्या हो जाएगा? V = 1/C इंटीग्रेशन I dt, ठीक है। कर लोगे ना? 2 स्टेप मैंने मिस कर दिए, आप आराम से कर लोगे। dt को उधर ले जाओगे, फिर दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे, v आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक? -इनफाइनाइट से किसी टाइम t तक, -इनफाइनाइट से किसी टाइम t तक। तो ये स्केल रही, ये स्केल रही, ये है 0, है ना, ये टाइम एक्सिस है, ये 0 स्केल है, इधर कहीं -इनफाइनाइट पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हो -इनफाइनाइट। अब -इनफाइनाइट का मतलब कहीं दूर, तो अब क्या बोले, कहीं दूर का क्या नाम रखे? -इनफाइनाइट रख दिए, और किसी टाइम t तक, किसी टाइम t तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो टाइम होता है ये होता है पास्ट वैल्यू, पास्ट वैल्यू, और रियल टाइम तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, इस लिमिट को 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। v चलिए तो इसको लिख देते हैं। तो v क्या आ जाएगा? v 1/c लिमिट -इनफाइनाइट से 0 तक I dt प्लस 1/c 0 से लगाकर किसी टाइम t तक, 0 से लगाकर किसी टाइम t तक। तो इसको बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे ये हमारा पास्ट वैल्यू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली जो भी इसमें इस कैपेसिटर में पहले से कोई वोल्टेज प्रेजेंट हो वो बोल सकते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे v ऑफ टी इक्वल टू वी सी जीरो माइनस प्लस 1/c जीरो से लगाकर t आई ऑफ टी टी टी, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला, ये बन गया फॉर्मूला आपका वोल्टेज का। तो वोल्टेज का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, और ये होगी आप, ये जो वोल्टेज है कहला है V0 माइनस वाला जो वोल्टेज है, इसको बोलते हैं इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज अगर न्यूमेरिकल में गिवन हो, इनिशियल वोल्टेज अगर न्यूमेरिकल में गिवन हो तो लेना है, नहीं गिवन हो तो इसको जीरो मान के चलना है। तो सिंपल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v ऑफ टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी, जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो, और पहले से इस कैपेसिटर में कोई वोल्टेज है तो वो वैल्यू हमें यहां पे रखना है। जस्ट हम लोगों ने चार्ज और करंट में देखा था ना, पहले से अगर कोई चार्ज स्टोर है तो इनिशियल चार्ज लेते थे। सिमिलरली ये वोल्टेज, अगर ये कैपेसिटर है, ये दो प्लेट दिखा रहा मतलब कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर पहले से अगर कोई वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल में, तो अगर नहीं है तो उसको जीरो मान के चलना है, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आ गई। तो करंट और वोल्टेज के आपको फॉर्मूले पता चल गए कि कैपेसिटर के अंदर करंट का फॉर्मूला है सी डीवी बाई डी टी, है ना। इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, सी डीवी बाई डी टी, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी। ये कब लेना है, जब गिवन हो तब, अदरवाइज नहीं लेना है, जीरो मानना है। चलिए, तो वोल्टेज और करंट की बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर सिंपल इंस्टेंटेनियस पावर लिखूं तो v ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। अभी देखिए पावर और एनर्जी ना बहुत जगह पे पढ़ेंगे, तो अभी सिंपली मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। जब हम लोग एग्जैक्टली पावर और एनर्जी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग देख रहे हैं। तो P ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज एज इट इज, करंट की जगह लिख देंगे C dV बाय dt, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, ठीक है, यह हो गया पावर, और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा आपका, देखो पावर और एनर्जी का रिलेशन क्या है, P ऑफ टी इक्वल टू dW बाई dt, ठीक है, dW बाई dt। और अगर मैं W लिखूं तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P ऑफ टी इंटू dt, P ऑफ टी इंटू dt। और यहां पर W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V ऑफ टी इंटू सी dV बाई डी टी इंटू डी टी इंटू डी टी, ठीक है। पावर की जगह मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ से डी टी क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो सकते हैं, और ये लिमिट हो जाएगी जीरो से लगाकर v, क्योंकि अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके फॉर्म में है, c बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन है v ऑफ टी इंटू डी v ऑफ टी के बीच में, और जीरो से v, ठीक है, जस्ट लाइक x इंटू डी एक्स के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है, ये w जो है यहां पर c, ठीक है, c और v ऑफ टी बाई 2 का ये स्क्वायर है ना, v स्क्वायर, चलो अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जो है वो पुट कर देंगे, लिमिट जो है वो पुट कर देंगे कहां से, जीरो से v, जीरो से v लिमिट पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर इज द फॉर्मूला, ठीक है। कहां से आया रिलेशन, हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं, है ना, देखना मजेदार चीज है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं तो W ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, और वोल्टेज का भी इंस्टेंटेनियस। और क्या जो कैपेसिटेंस अगर वो लीनियर ले रहे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट टू द टाइम है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला, देखिए एनर्जी आपका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, जैसे हमारा हाफ LI स्क्वायर होता था, यहां पर क्या है, हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट की जो एनर्जी है, किसी भी इंस्टेंट की एनर्जी कैपेसिटर के अंदर किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है। आई बात समझ में, तो ये स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं,
एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिपेंड अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो हाफ सीवी स्क्वायर याद रखना, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का आपका डेरिवेशन मैंने बता दिया है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से।